से सदा वत्सले मातृभूमि हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नूह। मेवात के नज़दीक नूह एक स्थान है। कल हम लोगों ने पूरा देखा कि किस प्रकार से पूरे एरिया में आगजनी कर दी गई, कैसे ट्रैफिक को रोक दिया गया। एक 2500 से 4000 लोगों ने मंदिर में जाकर शरण ली और चारों ओर से घेरा हुआ था। गाड़ियां उनकी जला दी गईं, उनको वहां निकलने के लिए रोक दिया गया और आज भी आगजनी हो रही है। वो हालांकि उसका रिएक्शन होना स्वाभाविक था। उस रिएक्शन में ऐसा भी कहा जा रहा है कि गुड़गांव के अंदर किसी मस्जिद पर भी हमला रात में हो गया 12:10-15 पर, और वहाँ मौलवी या कोई और उनको कुछ क्षतियाँ भी हुई हैं, ऐसी भी सूचनाएं आई हैं। क्योंकि जो यात्रा शोभा यात्रा निकल रही थी वो तो हिंदू समाज का अपना एक स्वाभाविक कृत्य है। सावन का महीना है, सावन के महीने में हमारे पूरे देश में यात्राएं निकलती हैं। आप देखेंगे कि वो जो कावड़ियाँ हैं वो पूरे देश में निकलते हैं, शोभा यात्राएं पूरे देश में निकलती हैं। अलग अलग मंदिरों का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महत्व है, और उस महत्व को पूर्ण करने के लिए सावन के महीने में इस तरह की यात्राएं निकलती हैं। कहीं कलश यात्राएं निकलती हैं, तो कहीं गंगा जल यात्राएं निकलती हैं, तो कहीं शोभा यात्राएं निकलती हैं। इन शॉर्ट अगर कह लें तो शोभा यात्रा। लेकिन ये घटना इतनी हृदय विदारक थी कि हम अपने ही देश में अपने आराध्य के लिए एक तरफ तो हम लड़ रहे हैं कि काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया गया था, मथुरा का मंदिर तोड़ दिया गया था, ऐसे 30,000 मंदिर लगभग तोड़े गए थे, उनके ऊपर स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए या फिर उनमें से मूर्तियां तोड़कर वहाँ पैकरियों में लगा दी गई। आप सोचो कि ढाई ढाई क्या बोलते हैं, जो झोपड़ा है वो ऐसी मस्जिदें बनी हुई हैं जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ चढ़ते समय सीढ़ियों पर बनाई गई हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा ऐसा। और अब जब देश उन आक्रांताओं से मुक्त हो गया है, उसके बाद दूसरे आक्रांता आए, उनसे भी मुक्त हो गया है, तो समाज जो जो लोग जो इस विधा में थे वो तो सब मर गए। ईरानी और तुरानी दोनों मर गए। इनका इतिहास मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि भारत में जो भी मुसलमान बचा उसमें ईरानी और तुरानी दो ही ग्रुप थे, दोनों मारे गए थे। अब केवल तीसरा ग्रुप हिंदुस्तानी मुसलमान भारत में था, और हिंदुस्तानी मुसलमान वो था जिसको कन्वर्ट कर दिया गया था, चाहे तलवार से किया गया हो, प्रेम से किया गया हो, प्रलोभन से किया गया हो, या जो भी विधा रही हो। कुल मिलाकर भारत में मुसलमान वही है जिसके पूर्वज हिंदू थे, यानी कि समान पूर्वजों की संतानें ही हैं, केवल सॉफ्टवेयर बदल गया है और केवल उनकी मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क आ गया है। जबकि पहले पेरेंट एक ही कंपनी के दोनों हिस्से हैं, दोनों एक ही कंपनी से निकल कर आए, लेकिन दुश्मन बना दिए गए हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर बदल गया है। उस सॉफ्टवेयर में दुश्मनी भर दी गई है, उसमें अपने ही पूर्वजों पिता माँ के जो इबादत करते थे उनके ही दुश्मन बन गए। खैर, तो ये जो प्रकरण चल रहा है, माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है, गलतियां मांगना तो बहुत दूर की बात है। के मोहम्मद को हमने सुना होगा, जो ये आर्कोलॉजिकल सर्वे के सदस्य थे, उन्होंने कहा भी कि ये स्वीकार करना चाहिए कि मुसलमानों के पूर्वजों ने अत्याचार किए हैं, उनके द्वारा गलतियां नहीं अपराध हुए हैं, और उन अपराधों को आज समय है कि हम सुधार लें और सब ठीक हो सकता है। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है, देश में अलग अलग चल रहा है। लेकिन इसका जो प्रभाव हो रहा है वो पूरे देश के 100 करोड़ लोगों पर हो रहा है। आप सोचो कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं, क्या हिंदुस्तान अब वैसा ही है, या हिंदुस्तान में सही से हम सुरक्षित हैं। मैं मानता हूँ सरकारें बहुत अच्छा कर रही हैं, मैं मानता हूँ कि सरकारें रोकने में सक्षम होती हैं, मैं मानता हूँ कि आज की केंद्र की और राज्य में कई राज्यों में ऐसी सरकारें हैं ये कुछ होने नहीं देंगी, कुछ गलत नहीं होने देंगी। लेकिन फिर भी मेवात में तो हरियाणा में तो सरकार है, ठीक ठाक है, उसी पार्टी की है जिसकी केंद्र में है, लेकिन फिर भी अवसर देखकर गाड़ियां जला दी गई, 3 लोगों की हत्याएं हो गई और बहुत सारे लोग घायल हैं जो अस्पतालों में एडमिट हैं। वहाँ इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। समाज के एक पार्टिकुलर समुदाय के लोग अभी भी वहाँ गोलियां चला रहे हैं, अभी भी वहाँ उपद्रव मचाए हुए हैं, वो नहीं रुक रहा है। पुलिस वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पहुँच गई है, फिर भी हो ही रहा है। अब उत्तर प्रदेश होता तो उत्तर प्रदेश तो
हमने उत्तर प्रदेश में तो एक अलग तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है। बाबा जी ने कहा कि जो कानपुर दंगों में जिन्होंने नुकसान किया भरपाई उनसे ही होगी, सीए के दंगों के दौरान जिन्होंने नुकसान किया उनसे ही भरपाई होगी। अब अगर हरियाणा भी ऐसा करे कि जो वहाँ पर सैकड़ों मतलब दर्जनों गाड़ियाँ जला दी गई हैं और दर्जनों गाड़ियाँ जलाने के बाद बिल्डिंग पर हमले किए गए हैं, गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, रोड ब्लॉक किए गए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया गया, उन पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए, क्रिमिनल केस तो होना ही चाहिए। लेकिन इसका जैसे मैं कह रहा हूं कि रिएक्शन या जो मानसिक रूप से पीड़ा है वो पूरे देश के लोगों पर है। मुझे लगता है कि बहुत बड़े स्तर पर उन मुसलमानों पर भी होगी जो इन उपद्रवों में शामिल नहीं होते, जिनको ये एहसास है कि उनके पूर्वज हिंदू थे, जिनको ये एहसास है कि वो भारत की संतान है, जिनको ये एहसास है कि वो कहीं अरब से नहीं आए, जिनको ये एहसास है कि पाकिस्तान में उनके आका नहीं बैठे। ये सब उसका परिणाम है। अब देखिए, इस घटना को अगर दूसरे तरह से देखा जाए तो देखने का तरीका हो सकता है ये कि एक ट्रेन जो जयपुर से मुंबई जा रही है, जयपुर मुंबई में सुरक्षा गार्ड हैं, सुरक्षा गार्डों में एक एएसआई लेवल का है, 2 कांस्टेबल हैं और पूरी ट्रेन में वो भ्रमण करते हैं। हम सब जानते हैं आरपीएफ की ऐसी ड्यूटी रहती है या उसमें भ्रमण करते हैं और करते हैं। गाड़ी जब वो पालघर के पास पहुंची, अब पालघर के पास ही ऐसा क्यों हुआ और पालघर के पास क्यों ये गोलियां चली, आप सोचकर देखो। 3 लोगों की हत्याएं हो गई, 3 लोगों का मर्डर वहां पर हुआ, जिसमें एएसआई का भी मर्डर हुआ जो कि हिंदू था खुद, और उस एएसआई के अलावा 2 ऐसे लोगों को गोलियां मारी गई जिन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखा रखी थी, मूंछें कटा रखी थी और उनका कोई दोष नहीं था वहां पर। दोष से मतलब वहां पर शायद वो कोई उनका झगड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने मूंछ कटाकर दाढ़ी बढ़ाई हुई थी, इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर हो गया। सोच कर देखिए कि पालघर के पास ऐसा क्यों हुआ होगा। पाल और आपस में ही दोनों 3 लोग वर्दी में हैं, 3 लोग वर्दी में एएसआई जो हेड करता है उसके साथ एक कांस्टेबल की बहस हो जाती है, चेतन सिंह नाम के कांस्टेबल से बहस होती है और बहस होते होते पालघर पर बहस चली जाती है। पालघर में जो साधुओं की हत्याएं हुई, पालघर में जब जिस समय उद्धव ठाकरे की सरकार हुआ करती थी उस समय जिस प्रकार से घेर कर मारा गया, और जैसे महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद हुआ और हनुमान चालीसा कहने वालों पर या बोलने वालों पर राजद्रोह लगा दिया गया, वो अपने आप में एक अजीब कहानी बताता है। इन सब को देखते हुए बहस शुरू हुई और वो बहस इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि कांस्टेबल का मूड खराब हो गया। उसके पास AK-47 अपग्रेडेड मॉडल उसी तरह की एक गन थी। उसने सबसे पहले अपने जो एएसआई था, एएसआई को गोली मार दी। 12 राउंड फायर चले हैं ऐसा कहते हैं। एएसआई को गोली मार दी, फिर वो वहाँ से ही, और ये घटना है B5 या B6 की, और वहाँ से 2 बोगी छोड़कर वो S6 में पहुँचा। वहाँ पर मूंछ कटी हुई, दाढ़ी बड़ी हुई 2 लोग बैठे हुए थे, उनको उसने गोली मार दी। एक व्यक्ति के छाती पर वो खड़ा हुआ और छाती पे खड़े होते हुए उसने बयान दिया। वो वीडियो हालांकि आ गए हैं, जो फेलो पैसेंजर्स वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने छुप छुप कर वीडियो बनाए हैं। जो ऊपर लेटे थे, बैठे थे, वो खड़ा हुआ है। बड़ा सुंदर कांस्टेबल है, शानदार नक्शे का बड़ा अच्छा है और पर्सनालिटी उसकी अच्छी है। और वो वहाँ कह रहा है ये जो इनके आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ये भारत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये भारत को बर्बाद कर रहे हैं, ये जानबूझकर भारत में ये सब कुछ कर रहे हैं। अब हिंदू भारत में सुरक्षित नहीं है, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। और हिंदू सुरक्षित तभी है जब मोदी जी और योगी जी को आगे लेकर आओगे, अन्यथा भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है। आगे वो कहता है मोदी और योगी ही तुम्हारे ठाकरे हैं, मोदी योगी तुम्हारे ठाकरे हैं। क्योंकि वो मुझे लगता है बहस, चूँकि अब अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, तमाम तरह की बातें आ रही, इन्वेस्टिगेशन वहाँ होगा तो सामने चीज़ें निकल कर आएंगी, लेकिन तमाम तरह के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं और जो स्टेटमेंट लोग दे रहे हैं और जो तमाम तरह के व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप आप जानते हैं, फेसबुक पर व्हाट्सएप पर क्या चलता है पता नहीं, लेकिन जो कहा जा रहा है एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अंदाज़ा ये है कि जब ट्रेन पालघर से गुजरी तो विषय शुरू हुआ और उद्धव ठाकरे को लेकर बात शुरू हुई कि उद्धव ठाकरे की सरकार हुआ करती थी और बाद में एकनाथ शिंदे की सरकार आई। उन दोनों सरकारों में फ़र्क क्या है, और इस बात को लेकर
हिंदुत्व बनाम आदर्श में बहस हो गई, सेकुलरिज्म बनाम हिंदुत्व ऐसे कह लीजिए बहस हो गई। उस बहस में ये एहसास हो गया कि नहीं, भारत को बचाना है तो कठोर हिंदुत्ववादी शक्तियों को ऊपर उभर कर आना पड़ेगा और उनको आगे लाना पड़ेगा। और इतना होते होते कांस्टेबल का मूड खराब हो गया। उसको लगा कि नहीं, भारत में जो चल रहा है, नूह में जो चल रहा है, या जो ज्ञानवापी में चल रहा है, 370 के मामले में चल रहा है, देश में कहाँ कहाँ नहीं चल रहा है। कहीं बुर्के का प्रकरण चल रहा है, तो कहीं बंगाल चल रहा है, तो कहीं मणिपुर सिर्फ इस बात पर चल रहा है कि कुकी समुदाय बाहर से आया, वो अपने आप को मालिक मानता है। असम में क्या हुआ, जहाँ जहाँ पर भी एक जो हिंदुओं की जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी घटी, उनकी आबादी कम हुई, उन स्थानों पर क्या चल रहा है। चाहे हम केरला की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, बंगाल की बात करें, मणिपुर की बात करें, मिजोरम की बात करें, असम की बात करें, आप पूरे देश में ये देख सकते हैं। अब लोगों को ये न्यूज़ें सुनकर मूड खराब होना स्वाभाविक है और भविष्य की चिंता होना स्वाभाविक है। भविष्य की चिंता इस लेवल पर कि किसी का मूड खराब हो गया या वो पगला गया और उसके हाथ में गन थी तो उसने चला दी, और चलाने का परिणाम निकला कि लोगों की हत्याएं हो गई। आप सोचो कि नूह में तो कुछ हो ही नहीं रहा था, लोग वहां से निकल रहे हैं, अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और हमेशा की तरह निकाल रहे हैं, लेकिन उपद्रवियों ने वहां पत्थर चला दिए, उपद्रवियों ने वहां रोक लिया, उपद्रवियों ने वहां हमला कर दिया, घेर कर चारों ओर से मंदिर में लोगों ने शरण ली और उनके ऊपर प्रहार कर दिया। आप सोचो कि ऐसी परिस्थिति में एक पार्टिकुलर समुदाय के विरुद्ध कैसी भावना पैदा होगी। कौन करने वाला है? ये वो लोग हैं जो उपद्रवी नूर में हैं। ये वो लोग हैं जो कि ज्ञानवापी के मामले में ये कहना शुरू कर रहे हैं, नहीं औरंगजेब के पर तो हम चादर चढ़ाएंगे, टीपू सुल्तान तो मेरा बाप था, औरंगजेब ने कुछ गलत नहीं किया है, और ये तो काफिर शूफिर, ये वो सब बयान। आप सोचो कहाँ नूर और उसका रिएक्शन। नूर में इसलिए इसको जोड़ रहा हूँ क्योंकि ट्रेन जयपुर से गई थी, ऐसा नहीं कि ट्रेन उधर गुजरात से गई हो। जयपुर बिल्कुल उसके जो जो गुड़गांव और ये है, ये वही रूट है, जयपुर की तरफ थोड़ी दूरी पर रहता है। और इस घटना को सुनकर वहाँ के लोगों के मन मस्तिष्क पर क्या गुजर रही होगी। राजस्थान से एक ट्रेन गई, जयपुर से ट्रेन गई और होते हुए वो वापी होते हुए वहाँ जा रही थी, तो गुजरात भी रास्ते में पड़ा, पालघर रास्ते में पड़ा। आप रास्ते में चर्चाएं होना, जो साथी लोग रहते हैं, चर्चाएं होना स्वाभाविक था। उन चर्चाओं का परिणाम किस हद तक निकला। हालांकि पुलिस ने अरेस्ट करते समय चेतन सिंह को ये कहा कि नहीं, ये जो है वो उसका दिमाग ख़राब हो गया था, वो पागल हो गया है, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उस पर स्ट्रेस बहुत है। और उसने भी बयान देते समय कहा कि मेरे ऊपर स्ट्रेस बहुत है और बहुत ज़्यादा मैं सताया हुआ हूँ, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया हूँ और इसलिए मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। अब वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, पुलिस ने भी, आरपीएफ ने जिसने पकड़ा, उन्होंने सबने ऐसे ही बयान दिया। मैं मानता हूं कि उसका दिमाग खराब हुआ होगा, मैं मानता हूं कि उसके दिमाग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन क्यों? अच्छों का दिमाग खराब हो जाता है। अगर इस तरह की परिस्थितियां देखेगा तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भटक सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों का मूड खराब हो सकता है और पढ़ाई लिखाई तो पता नहीं कहाँ चली जाती है ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि प्राण बचाना आवश्यक है, क्योंकि देश बचाना आवश्यक है, क्योंकि देश में ये जो चल रहा है, ये 47 के पहले जो जिना कर रहा था उससे ज़्यादा खतरनाक इस समय चल रहा है। बस इतनी सी फ़र्क है कि उस समय अंग्रेज सत्ता में थे और वो पार्टीशन चाहते थे। आज सत्ता में दूसरे लोग हैं जो पार्टीशन नहीं चाहते और पार्टीशन मांगने वालों का क्या हश्र कर सकते हैं, ये भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन परिस्थितियाँ इस समय जो चल रही हैं वो कुछ और ही बयान कर रही हैं। मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। हम सबको मानसिक रूप से संतुलित होकर इन समस्याओं के समाधान के लिए विचार करना चाहिए और इन समस्याओं के समाधान करने के लिए आगे आना चाहिए, मिलजुल कर वार्ता करनी चाहिए और इनका समाधान अगर निकाला जा सकता है तो निकाल लेना चाहिए। नहीं तो भविष्य कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है अगर शांतिपूर्वक इनके समाधान ना निकाले गए तो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।